हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डी फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में। स्टूडेंट, जो मॉडल पेपर ये रहने वाला है आप सभी के लिए 1 से लेकर 10 तक इन 10 आपके मॉडल पेपर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और आप सभी को इसी में से ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि उसमें मेंशन किया हूँ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आप सभी को मैं बता दूं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर रहने वाला है। यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी देख सकते हैं आप सभी, सब्जेक्ट आपका फार्मास्यूटिक्स, समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है। यहाँ पे टाइमिंग भी आपका दे रखेगा, है ना। और जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका वो 80 नंबर का रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, 20 नंबर जो आपका रहने वाला है वो प्रैक्टिकल में आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका जो 20 नंबर है वो प्रैक्टिकल का नंबर हो जाएगा। जो 80 नंबर है जो थ्योरी है वो आपको 80 नंबर का रहने वाला है। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने जो आपका है कि जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपका शॉर्ट्स आंसर क्वेश्चन रहने वाला है जिसका नंबर आपको 2 नंबर मिलेगा। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि भैया जो शॉर्ट क्वेश्चन है 30 से 50 शब्दों के बीच में ही रखना है। तो स्टूडेंट, इससे अधिक ना इससे कम आप लोग रखिएगा। ठीक है, अधिक भले हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सभी यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछ सकता है कि डिफाइन फार्मास्यूटिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि फार्मास्यूटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स क्या है तो आप सभी सीधे सीधे लिखेंगे ठीक है, कि फार्मेसी की वह शाखा है जो एक नए रासायनिक यौगिक को एक सुरक्षित और प्रभावी दवा में बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका जो इम्पोर्टेंस है ये भी आप साथ साथ लिखेंगे। यह विभिन्न खुराकों रूपों या जैसे कि आपके डोजेस फॉर्म में दवाओं के निर्माण, तैयारी और वितरण में सहायता प्रदान करती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप सभी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स with the process of training a new chemical into a medication that can be used safely and effectively by patients। ठीक है, तो ऐसे आप सभी अपने जो है कि पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स का आप सभी देख सकते हैं कि जो निर्माण में और तैयारी में और नॉर्मल सी बात है वितरण में, कैसे हम इस दवा को वितरण करेंगे पेशेंट तक। ठीक है, यह आपके इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे शॉर्ट्स आंसर लिखना है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डिटेल्स में लिखना है, शॉर्ट्स यानी शॉर्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिखना होगा, नया क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने कि व्हाट आर एक्सपिएंट्स। ठीक है, गिव 2 एग्जाम्पल। एक्सपिएंट क्या होते हैं और उसके 2 एग्जाम्पल देना है आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको कैसे लिखना है यहाँ पे देखिए, पहला नंबर तो एक्सपिएंट्स हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि वे निष्क्रिय पदार्थ होते हैं एक्सपिएंट्स जो दवा के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं, यानी दवा के साथ ही इनका उपयोग किया जाता है ताकि दवा की स्थिरता, ठीक है, यानी स्टेबिलिटी और बायोबिलिटी और जो आपका पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी है वह एक्टिव ड्रग हो सकते उसका जो स्वीकार्यता है वो बढ़ सके, यानी जो उसकी जो बायोबिलिटी है उसकी बढ़ सके एक्सपिएंट के द्वारा। एक्सपिएंट क्या होते हैं, दवा के साथ ही होते हैं, उनकी मोटाई, उसकी कलरिंग एजेंट हो गया, आपका फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, ये सब एक्सपिएंट में ही आते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका लैक्टोज हो जाएगा, मैग्नीशियम स्टीरेट, आपका 2 एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। इजी आएगा क्वेश्चन स्टूडेंट, ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे और आप सभी को सॉल्व करना होगा, लिखना होगा बस थ्योरेटिकल फॉर्म में। ठीक है, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन पूछ देगा आपका कि डिफाइन बायोबिलिटी। बायोबिलिटी यानी यानी आपका जैव उपलब्ध क्या होती है, बायोबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बायोबिलिटी को आप समझा देंगे कि किसी बायोबिलिटी किसी दी गई दवा की वह मात्रा होती है जो बिना किसी परिवर्तन में, है ना, प्रणालीगत परिसंचरण यानी कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन तक पहुंचाती है। ठीक है, यानी जहाँ पे आपका डिजीज़ है, जहाँ पे आपका रोग है वहाँ तक उस दवा को पहुँचाने का जो काम होता है उसको ही कितना % पहुँच रहा है दवा आपका, वो होती है बायोबिलिटी। यह दवा की प्रभावशीलता निर्धारित करती है कि कितनी वो प्रभावित, यानी कितनी वो प्रभाव रखेगी, कितनी इफेक्टिवनेस उस ड्रग की होगी।
मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। यानी आप कोई एक दवा खा रहे हो अपने शरीर के लिए, मान लीजिए आपका फीवर है, ठीक है। तो वो जो ड्रग है उसकी मान लीजिए बायोबिलिटी 100% है, ठीक है। और वो आपने खाया, ठीक है। मान लीजिए आपके शरीर में कहीं अगर मान लीजिए कि कहीं डिस्ट्रॉय हो गया दवा, तो वो जो दवा है डिस्ट्रॉय मान लीजिए 10% डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे आपका फीवर ठीक होना था वहाँ पे आपका 90% ही पहुँचेगा दवा, यानी 90% से ही आपका जो फीवर है वो ख़त्म हो सकता है। तो इसकी जो ड्रग की जो बायोबिलिटी होगी कितनी होगी, 100% नहीं होगी, वह होगी 90%। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। बहुत ईजी ये टॉपिक है बायोबिलिटी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलेक्सर एंड सिरप, यानी एलेक्सर और सिरप में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसको आप सभी को समझाना है। इसको आपसे इजी फॉर्म में समझा सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालिए कि एलेक्सर और सिरप में अंतर, ठीक है। एलेक्सर और सिरप दोनों तरल औषधीय रूप होते हैं, लेकिन इनकी जो संरचना होती है और उपयोग होते हैं इसमें अंतर होते हैं। ये आप पहले लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले हेडिंग डालिए एलेक्सर के लिए, ठीक है। एलेक्सर में लिखेंगे कि एलेक्सर में आमतौर एल्कोहल, पानी, है ना, चीनी और औषधीय तत्व होते हैं। एल्कोहल की मात्रा के कारण जो एलेक्सर सिरप की तुलना में कम मीठे होते हैं। यह क्या एलेक्सर क्या होता है, कम मीठा होता है, जबकि सिरप मीठा होता है, ठीक है। अब अगर आप इंग्लिश में लिख चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, एलेक्सर टिपिकली कंटेंट एल्कोहल, वाटर, शुगर एंड मेडिसिनल ingredients. Due to the alcohol content, elixir are the less sweet than syrup, ठीक है। नहीं, सिरप के मुकाबले यह कम मीठे होते हैं, ठीक है। उपयोग में आप लिख सकते हैं कि एलेक्सर का उपयोग आमतौर पर उन दवाओं के लिए किया जाता है जो पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं, ठीक है। एल्कोहल दवा की घुलने में मदद करता है और इसे लंबे समय तक स्थिर रखता है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पे आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो, ठीक है स्टूडेंट। पोस्ट में जाकर देखिए कि वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप सभी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलेक्सर क्या होता है, उदाहरण में आप दे सकते हैं कुछ खांसी की दवाएं, है ना, और विटामिन सप्लीमेंट एलेक्सर के रूप में उपलब्ध होते हैं। यानी खांसी की दवा जो होती हैं, विटामिन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो एलेक्सर के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है सिरप की। सिरप को कैसे डिफाइन करेंगे आप सभी। सिरप में मुख्य रूप से चीनी और पानी होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है। इसमें औषधीय तत्व भी हो सकते हैं। सिरप में अल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम, बहुत मतलब बिल्कुल नहीं होती है, यानी किसी किसी सिरप में होती है तो बहुत ही कम मात्रा में होती है सिरप में, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप सभी, इंग्लिश देख सकते हैं, सिरप मेनली कंसिस्ट ऑफ शुगर एंड वाटर, दे में आल्सो कंटेन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स, सिरप कंटेन वेरी लिटिल और नो एल्कोहल। यानी कि जो सिरप में जो आपका एल्कोहल होता है बहुत छोटा होता है, छोटी मात्रा में होता है, और एल्कोहल तो भैया होता ही नहीं है किसी किसी सिरप में, ठीक है। तो आप सभी इसको समझ गए होंगे, ठीक है। उपयोग में यूजेस में देख सकते हैं, सिरप का उपयोग आमतौर पर बच्चों और उन लोगों के लिए किया जाता है जो एल्कोहल से बचना चाहते हो। अगर एल्कोहल से अगर आप जल्दी सही होना चाहते हो तो एलेक्सर ले लीजिए। अगर आपको एल्कोहल नहीं लेना है तो आप सिरप का सेवन कर सकते हैं। यह देखिए, यह दवाओं को मीठा स्वाद देने के लिए उपयोग किया जाता है जिससे उन्हें लेना आसान हो जाए। अब देखिए सिरप क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है, जिसको लेने में समस्या नहीं होती है। लेकिन एलेक्सर थोड़ा सा कड़वा हो सकता है जिसको लेने में आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। सिरप आज कॉमनली यूज्ड फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए सिरप का यूज़ करते हैं। देखिए सिरप जो होता है ना वो बच्चे ले सकते हैं, लेकिन आपका एलेक्सर जो होता है बच्चे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वो एलेक्सर का ज़्यादातर बड़े ही सेवन करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, दोज हु वांट द अवॉइड एल्कोहल, जो एल्कोहल को अवॉइड करना चाहते हैं, दे आर आल्सो यूज टू गिव मेडिसिन अ स्वीट टेस्ट, यानी जिसको स्वीट टेस्ट चाहिए, ठीक है, उसको मेकिंग ही किया बनाया ही गया है स्वीट के लिए, मतलब मीठा के लिए। उदाहरण में देख सकते हैं सिरप का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं भाई, तो सिरप का यूज़ कर सकते हैं आप कई खांसी की दवाओं में, बच्चों की दवाओं में, और विटामिन सप्लीमेंट में सिरप के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देख सकते हैं दूसरा पांचवा क्वेश्चन आप सभी के लिए, है ना। आप सभी का पांचवा क्वेश्चन देखिए, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसको आप कम से कम में आप प्रोवाइड, क्योंकि शॉर्ट्स आंसर है, शॉर्ट्स आंसर में आप सभी कम से कम वर्डों में लिखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, मेंशन 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म,
पेरेंटल डोजेस फॉर्म का 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज पूछ रहा है आप सभी से। तो कुछ नहीं करना है, आप सभी को सीधे-सीधे एडवांटेज लिख देना है कि जो बेहोशी के जो रोगियों होते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है। सूटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, जो बेहोश रोगी होते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है पेरेंटल डोजेस फॉर्म का। फिर एडवांटेज में आ जाएगा प्रोवाइड्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, तेजी से असर करता है, तेजी से असर दिखाता है पेरेंटल डोजेस फॉर्म, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, एडवांटेज में आ जाएगा। डिसएडवांटेज में क्या होगा पेरेंटल डोजेस फॉर्म का? डिसएडवांटेज में आप सभी का यहाँ से देख सकते हैं कि रिक्वायर स्टेराइल कंडीशन, यानी कि आपका जो स्वच्छ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, यानी साफ सुथरा स्टेराइल होती है, ठीक है। तो भैया साफ सुथरा अगर नहीं होगा तो पेरेंटल में इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर पेरेंटल डोज फॉर्म देंगे तो, इसलिए साफ सफाई करना अति आवश्यक है, यह इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंजेक्शन स्थल पर दर्द हो सकता है, अगर पेरेंटल डोज फॉर्म का उपयोग करते हैं तो जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा कुछ समय बाद वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके डिसएडवांटेज होता है। देख सकते हैं आप सभी, लाभ में आप लिख सकते हैं बेहोशी रोगियों के लिए उपयोग होता है, तेजी से असर दिखाता है, ये आपके एडवांटेज हो जाएंगे। यहाँ पे डिसएडवांटेज में साफ सफाई रखना पड़ता है, और दूसरा आपका इंजेक्शन लगाने पर उस स्थान पर आपको दर्द का अनुभव हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर बी पे, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन नंबर बी पे आ जाते हैं, जिसका जो अंक होने वाला है वो 5 मार्क्स सबके होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने वर्ड में लिखना है आपको? 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाएगा कि क्लासीफाई डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म विथ एग्जाम्पल, यानी कि फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म को आप सभी को एक्सप्लेन करना है ना, डिफाइन करना है, और आप सभी को एग्जाम्पल के साथ। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, कितने कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला सॉलिड डोज फॉर्म, जिसमें आपके टैबलेट कैप्सूल पाउडर्स होते हैं। लिक्विड डोज फॉर्म, यहाँ पे जिसमें आपके सिरप एलेक्सर इमल्सन होते हैं। सेमी सॉलिड डोज फॉर्म, जिसमें आपके क्रीम्स होते हैं, ऑइंटमेंट होते हैं, जेल्स होते हैं, ठीक है। फिर आपका पेरेंटल डोज फॉर्म, जिसमें आपका इंजेक्शन आते हैं। फिर गैसियस डोज फॉर्म, जिसमें आपके इनहेलर और एरोसोल आते हैं। ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म हो जाएंगे, इसको जरूर लिख के आइएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको डिफाइन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन के बारे में पूछ रहा है कि कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के मेथड होते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ साइज रिडक्शन में देख सकते हैं कटिंग होता है, ठीक है, जिसमें यूज्ड फॉर फैब्रिक मटेरियल, फाइबर के जो मटेरियल होते हैं उसमें कटिंग का प्रयोग करते हैं, कटिंग मेथड का। कंप्रेशन में क्या करते हैं? यूज इन टैबलेट फॉर्मेशन, जब टैबलेट हम बनाते हैं उसमें कंप्रेशन करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट डालते हैं किसमें? यूज्ड एंड हैमर मिल्स में, जो हैमर मिल में होता है उसमें इम्पैक्ट काम करता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे साइज रिडक्शन में समझ रहे होंगे आपको, ये कोई बड़ा पार्टिकल है उसको तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, यही आपका साइज रिडक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट। एट्रिशन में बाल मिल्स का उपयोग करते हैं, जब रगड़ खाकर आपका जो ये बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है तो उसको एट्रिशन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसको आप सभी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे आ गया आपका सेक्शन नंबर सी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन का आप सभी को 10 नंबर मिलने वाला है, इसलिए आप सभी को इसको 200 से 300 वर्ड में लिखना होगा। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सभी को कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे 8वां क्वेश्चन आप सभी से पूछ सकता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विथ देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। यानी कि डिटेल्स में पूछ रहा है कि वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, साथ ही आपके एडवांटेज पूछ रहा है और डिसएडवांटेज पूछ रहा है। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को एडवांटेज और डिसएडवांटेज सभी के याद होने चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप सभी को एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो पूछ सकता है। चलिए, तो सबसे पहले आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे आपसे लिखेंगे सबसे पहले कि ओरल रूट होता है, ठीक है, या क्या होता है? सेफ होता है, ठीक है। और बट लेकिन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जो होती है वह स्लो होती है। आप टैबलेट जब खाते हैं तो आपके जब शरीर में जब टैबलेट जाता है क्या होता है? एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे बट स्लो एब्जॉर्प्शन क्या होती है? स्लो होती है। पेरेंटल रूट फास्ट एक्टिंग करता है, बट क्या होता है? पेनफुल होता है।
इंजेक्शन तो लगाते हैं अपने शरीर में, लेकिन क्या होता है जो आपका असर होता है बहुत तेज होता है। देखिएगा कोई अगर एक्सीडेंटल पेशेंट है ना, उसको जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ना कि दवा देते हैं। इंजेक्शन देंगे उसको दर्द में राहत होगी, लेकिन थोड़ा सा उसको पेन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। टॉपिकल रूट लोकल इफेक्ट में होता है बट लिमिटेड एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए आपके शरीर पे कहीं पे स्वेलिंग हो रहा है, वहाँ पे मलहम लगा लीजिए, ऑइंटमेंट लगा लीजिए, उसका लेकिन जो एब्जॉर्प्शन एरिया है कम होता है, और जो उसका लोकल ही इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे मतलब हाथ पे आपको चोट लगी है तो केवल हाथ ही के लिए होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनहेलेशन रूट होता है, क्विक एक्शन करता है बट इरिटेशन पॉसिबल। किसी को इरिटेट करता है इनहेलेशन में। ठीक है। चलिए ये आपके होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बस इसको आपको डिराइव कर देना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक आपके सामने आ जाएगा, राइट इन डिटेल्स अबाउट स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ठीक है। स्टेरिलाइजेशन मेथड के बारे में पूछ रहा है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। आपके स्टेरिलाइजेशन मेथड कौन कौन से होते हैं? हीट स्टेरिलाइजेशन यूज्ड फॉर ग्लासवेयर। ठीक है। कांच के उपकरणों के लिए हम हीट स्टेरिलाइजेशन का उपयोग करते हैं। फिल्टरेशन यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव लिक्विड, जो गर्मी संवेदनशील जो तरल पदार्थ होते हैं उनके लिए हम फिल्ट्रेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन यूज्ड फॉर मेडिकल डिवाइस। ठीक है। रेडिएशन का जो हम उपयोग करते हैं किसके लिए करते हैं? चिकित्सा उपकरणों के लिए। केमिकल स्टेरिलाइजेशन जो होते हैं वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है। जब हम सर्जिकल काम करने जाते हैं तब केमिकल स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप सभी को ध्यान रखना होगा कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो शॉर्ट्स में बताई हैं, लेकिन आप सभी को यहाँ पे हीट यूटिलाइजेशन के बारे में डिफाइन करना होगा। अगर फिल्ट्रेशन पूछेगा तो फिल्ट्रेशन को भी डिफाइन करना होगा। मैंने आपको एक मॉडल पेपर 10 आपके सामने लाऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे। उसको आप सभी को बस क्या करना होगा, आप सभी को ध्यान से समझना होगा कि आखिर में क्या क्या पूछ सकता है, कैसे कैसे इसमें लिखना है। ठीक है। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर डिटेल में अगर एक एक लाइन आपको मैं बताऊंगा ना तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, जिसको आप सभी अवॉइड कर देंगे। तो मैं इसीलिए आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके डेरिवेशन कैसे आंसर देना है उसको मैं आप सभी के सामने रखूंगा। ठीक है। तो आप सभी जरूर से इस सेशन को लाइक कर दिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रगणों में, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में आप सभी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।